चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर वैसे नॉर्मली स्केलर आप एज्यूम करते हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको वेक्टर भी बनाया जा सकता है। कैसे? किसी भी वेक्टर का मैथमेटिकल फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। जो हमने पढ़ा होगा, वेक्टर ए बराबर है 4i + 3j + 5k। तो आई जे क्या थे? यूनिट वेक्टर्स। आई का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, जे का मतलब है वाई डायरेक्शन में, के का मतलब है जेड डायरेक्शन में। ऐसे ही है भाई। तो ये ए यूनिट वेक्टर जो है वो इस वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा है, इसकी डायरेक्शन के लिए। ए क्या है? वही जो मैग्नीट्यूड है। अगर आपके पास एक स्क्वायर हो, उसका एरिया कैसे निकलेगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। रेक्टेंगल हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर। उस एरिया की वैल्यू को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। वो क्या बन जाएगा? A vector area is the one whose magnitude is equal to the magnitude of area and direction is outward normal to the area। बस डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। नॉर्मल मैथ में कहते हैं परपेंडिकुलर को। नॉर्मल किसको कहते हैं? यानी ये व्हाइट बोर्ड पे अगर मुझे नॉर्मल खींचना है, ये नॉर्मल है व्हाइट बोर्ड पे। ये सारे क्या है? व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। कहीं पे भी रख दूं, ये व्हाइट बोर्ड पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस व्हाइट बोर्ड का एरिया ये उसका वेक्टर हो गया। लेंथ इनटू विड्थ, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। क्लियर है सबको? लेकिन ये 2D एरिया है। 2D और 3D कहीं मैथ में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की। 2D से मुराद है ऐसी सर्वे जिसकी लेंथ हो और विड्थ हो। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, कॉपी का पेज है, या ये फर्श है, छत है, ये दीवारें, सिर्फ इनको देखें अगर तो 2D एरिया जो है कॉपी का, अगर आपका पेज है, फर्ज करें ये कॉपी का पेज है, ये 2D एरिया से दो नॉर्मल निकल सकते हैं। एक ये, दूसरा इसके पीछे से। तो एक इधर निकलेगा, दूसरा पीछे की साइड निकलेगा। ठीक है? इसको हम कहते हैं ओपन एरिया। 2D एरिया को हम क्या कहते हैं? ओपन एरिया। इस ओपन एरिया से नॉर्मल दो तरह के निकल सकते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड मैंने बताया ना, एक इधर एक पीछे दीवार बनी हुई है। ये दोनों क्या है? इस एरिया पे क्या है भाई? नॉर्मल है। हम आगे अभी टॉपिक पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम वो नॉर्मल लेंगे जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। हम वो नॉर्मल लेंगे जो फील्ड की डायरेक्शन में। वी कंसिडर नॉर्मल विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा 3D सरफेस को कहते हैं क्लोज सरफेस। 3D सरफेस को कहते हैं, ये जो हमारा रूम है पूरा, ये 3D सरफेस है। ये क्या है? 3D सरफेस है। ठीक है? तो ये समझे मैंने भाई एक क्यूब बनाया है, इस कमरे की टाइप की चीज़, लेकिन इसकी सारी साइडें क्या है? बराबर है। इसकी 6 दीवारें ना, ये पहली दीवार, ये दूसरी दीवार, ये छत है, ये फर्श है, एक पीछे एक सामने, 6 साइडें ना जिस तरह कमरे की हैं। अब अगर मैं ये वाली साइड लूँ, ये वाली, ये देखें जहाँ मैंने रेड रेड लाइनें खींची हैं, तो ये कमरे के हिसाब से ये दीवार है। कमरे के हिसाब से अगर इधर नॉर्मल लूँगा तो ये तो इन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या लेना है? 3D सरफेस में नॉर्मल क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। 3D सरफेस में नॉर्मल क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है? तो मैंने इनवर्ड नहीं लेना, मैंने क्या लेना है? आउटवर्ड लेना है। इस तरह अगर छत को देखूं तो एक नॉर्मल ऊपर, एक नॉर्मल, तो मैंने नीचे वाला नहीं लेना है, वो तो अंदर आ जाएगा। मैंने क्या लेना है? आउटवर्ड। समझ में आ गया? तो 2D सरफेस में वो नॉर्मल लेंगे जो, या वो परपेंडिकुलर लेंगे जो फील्ड की डायरेक्शन में हो। 3D सरफेस में, क्लोज सरफेस में, वो नॉर्मल लेंगे जो आउटवर्ड हो, इनवर्ड ना हो। ठीक है भाई? ठीक है, ये सब ने उतार लिया, सबकी समझ में आ गया है। इसको मैं रब कर दूं, मिटा दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 डेफिनेशन है।
पहली डेफिनेशन ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ग्रीक लेटर है फाई. ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया. अब देखिए, एज्यूम करें ये जो हमारा रूम है, ये जो हमारा कमरा है, 1 मिनट के लिए भाई मेरी बात सुने, ये जो हमारा रूम है, ये जो दीवार है पूरी, जो मेरे राइट पे आपके लेफ्ट पे, ये पूरी पॉजिटिव चार्जेस से भरी हुई है और ये वाली दीवार पूरी, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी. तो इस पूरे कमरे में लाइनें जा रही हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे. सही है, इमेजिनरी. आंखें बंद करके सोचें, फील करें. लैला मजनू को नहीं फील करें, अपनी लाइंस को फील करें. किसको फील करें? लाइंस को फील. अब फर्ज करें इन लाइंस के सामने में कोई एरिया, ये मेरा एरिया है, इसकी कोई लंबाई है और कोई चौड़ाई है. ठीक है, ये वो लाइन है, ऊपर नीचे और आगे पीछे. ये एरिया मैंने इसके सामने यूँ रख दिया. सही है, ये लाइनें इसमें से गुजरेंगी, आगे भी. सही है, ये यूँ एज्यूम कर लेते हैं, वहाँ से यहाँ आ रही हैं तो मुझे समझाना आसान होगा, पीछे से आगे की जाने. तो ये लाइनें इसमें से पास हो रही हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. ऐसा ही है. अगर ये लाइनें एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इसमें से कम लाइनें पास होंगी, और अगर ये लाइनें एक दूसरे से करीब करीब हैं तो इसमें से ज़्यादा लाइनें पास होंगी. तो लाइनें दूर दूर होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है. और लाइनें करीब होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ. इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा. फ्लक्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे फ्लक्स डिपेंड करेगा. डिपेंड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भाई ज़्यादा लाइनें उसे शो करेंगे ना. अभी तो समझाया था मैंने, डेंसर मीन्स स्ट्रॉन्गर फील्ड. तो ये डेंस है और ये क्या है? कम डेंस है. यहाँ फील्ड ज़्यादा है, यहाँ फील्ड, जब फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइनें पास होंगी, और जब फील्ड कम है तो इसका मतलब है फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा. फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है. अच्छा, अगर मैं ये एरिया बढ़ा दूं, फील्ड को चेंज ना करूं, फील्ड जैसी है वैसी, एरिया बढ़ा दूं, तो भी क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा. तो एरिया पे भी फ्लक्स डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा. डॉट प्रोडक्ट में यही थी ना. तो एक हमारा वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का. दूसरा एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा? एंगल पे, अब देखिए ये जो हमने इसको पकड़ा हुआ है, एरिया को यूं करें या यूं करें, ये हम कहेंगे एरिया तो फील्ड के परपेंडिकुलर है. मैंने बताया था इस एरिया की कितनी डायरेक्शंस होंगी? 2. एक नॉर्मल इधर निकलेगा, दूसरा नॉर्मल, हमने कौन सा वाला नॉर्मल लेना है? जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जो फील्ड की, तो फील्ड की डायरेक्शन में अगर यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो ये वाला. सही है. तो फील्ड की डायरेक्शन में हम नॉर्मल ये वाला लेंगे, ए, यहाँ भी ये वाला लेंगे, ए. सही है. ई और ए की डायरेक्शन सेम हो गई, ई और ए की डायरेक्शन सेम हो गई. अब देखें, अब गौर कीजिए, मेरी बात सुनिए गौर से. अगेन लाइंस यू पास हो रही हैं, लाइंस यू पास हो रही हैं. मैंने एरिया यू रख दिया, लाइंस कैसे गुजर रही हैं? यू गुजर रही हैं. पहले एरिया यू था, थ्रू, तो लाइन इस तरह से, अब ये यू हो गया. इसको लाइन क्या होगी? इसको तो लाइन टच करेगी ना, इधर से गुजरेगी या इधर से गुजरेगी, इसके थ्रू नहीं होगी. एरिया तो ये रहा ना, एरिया तो इसके आर पार क्या कोई लाइन होगी? मैंने कहा था आंखें बंद करके सोचो निकम्मो. इधर से तीर निकल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर से तीर निकल रहे हैं और इधर यूं खड़े हैं, तो तीर इसके पार होगा? यूं होगा? नहीं होगा ना. तो ये वही एरिया है, आपने लटा दिया. अब फील्ड इसको छू के गुजरेगी, इसके अंदर से नहीं गुजरेगी. अब यहां जो नॉर्मल है,
यहाँ नॉर्मल, चाहे आप इधर ले लो चाहे उधर ले लो, ये तो बाहर निकल रहा है। नॉर्मल क्या हो रहा है, अगेन बाहर वाला, बाहर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं इसको ऊपर या नीचे ड्रॉ कर दूंगा। अब और से सुनिएगा मेरी बात। तो यहां अगर मैं अब अगर मैं फ्लक्स को डिफाइन करूं कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, तो ई डॉट ए, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए ई लगाते हैं साथ। ई है कॉस थीटा, ई बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा फ्लक्स, एंगल पे फ्लक्स डिपेंड करेगा। यहां एंगल क्या है इन दोनों केसेस में, जीरो जीरो। मैक्सिमम लाइनें गुजरेंगी, मैक्सिमम लाइनें गुजरेंगी। यहां एंगल क्या है 90, कोई लाइन नहीं गुजर रही, फ्लक्स क्या है जीरो। यहां फ्लक्स क्या है, अगर ई ए से फ्लक्स निकालेंगे अब यहां, तो ई ए कॉस 90 इज जीरो, जीरो। तो जो थ्योरी कह रही है वही मैथ भी कह रही है। इसका मतलब है ये मैथमेटिकल फार्मूला इसका दुरुस्त है, ये मैथमेटिकल फार्मूला भी इसका क्या है, ये इंटरप्रिटेशन है फ्लक्स की मैथमेटिकली। और यहां क्या होगा इन दोनों केसेस में, ई ए कॉस जीरो इज 1, तो ये ई ए हो जाएगा मैक्सिमम। और जब आप एंगल को घुमा रहे हैं, जब आप इसका एंगल चेंज कर रहे हैं, अगेन विजुअलाइजेशन, आइंस्टाइन ने कहा था विजुअलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर कर लेना उसका इल्म रखने से ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब तसव्वुर कर लेंगे तो समझ लेंगे, तसव्वुर कर लेंगे तो समझ लेंगे। अब ये लाइनें पास हो रही हैं, आप एरिया घुमा रहे हैं, जब एरिया घुमा रहे हैं लाइन बढ़ेंगी कम होंगी, कम होंगी, यही मैंने बताया था। ये जब आप घुमा रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो मैं हमारा वेक्टर एरिया है ए और जो फील्ड का एरो है ई, इनके दरमियान एंगल बन रहा है, जीरो से एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब यहाँ आएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 90, यहाँ एंगल क्या है जीरो। इस डायरेक्शन में फील्ड है, इसी डायरेक्शन में एरिया, एरिया फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, एरिया के, हाँ एरिया का वेक्टर एरिया के फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम। अब जब आप घुमा रहे हैं, फील्ड तो अपनी जगह पे, एरिया का वेक्टर घूमेगा ना, एरिया का वेक्टर अगर इसके साथ चिपका लें, ये फील्ड का वेक्टर फिक्स है, एरिया का वेक्टर चिपका लें, तो एरिया का वेक्टर क्या हो रहा है, घूम रहा है, एरिया का वेक्टर क्या हो रहा है, तो वो एंगल बना रहा है। जब पूरा घूम जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री, तो जीरो से एंगल बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता 30, 45, 60, तो फील्ड आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं? तो जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वही मैथमेटिकल भी इंटरप्रिटेशन बनेगी। इसलिए फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर। इसीलिए एरिया को वेक्टर बनाया ताकि हम फ्लक्स का कोई मैथमेटिकल फार्मूला, क्यों निकालते हैं मैथमेटिकल फार्मूला, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन तो हर आदमी नहीं कर सकता इसकी क्या कहते हैं फिजिक्स की, बाकी तो पता नहीं क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स की विजुअलाइजेशन हर आदमी, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा आसान कर देती है कामों को, थोड़ा सा। जिसकी मैथ अच्छी हो उसको फिर मैथ से समझ में आ जाता है, फिजिकली समझ में ना आए तो मैथ से समझ लो भाई। समझ आया? अब कल ये लेक्चर पढ़ के आइएगा। फ्लक्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसिस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ, वो इंशाल्लाह कल लिखेंगे। ठीक है।